दोस्तों, किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन में हरियाणा से जो पहला सस्पेंड होने वाले कर्मचारी हैं वो आज मेरे साथ बैठे हैं, डॉक्टर अजय बलारा जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कसूर क्या था और अब भविष्य में इनके सामने क्या क्या विकल्प हैं और सरकार के सामने क्या विकल्प हैं। और जो सरकारी कर्मचारी चुप बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि सरकार बोलने पे उन्हें एक्शन लेगी, उनके लिए क्या डॉक्टर अजय बलारा एक नज़ीर बन के सामने आएंगे। इन सारे सवालों पे हम इनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। डॉक्टर साहब, आप शिक्षा विभाग में ट्रेनर थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है जी। तो ऐसा क्या कसूर आपने कर दिया कि सरकार को आपको सस्पेंड करना पड़ा? मैंने बहुत बड़ा कसूर ये किया कि हम अपनी जड़ों के साथ रहना चाहते हैं जी। सब जानते हैं मैं रोहतक से हूँ और रोहतक में बैठ के बात कर रहा हूँ, तो ये पता भी हुआ कि मैं मूलतः एक किसान परिवार से आता हूँ जो आज भी अपनी खेती की उपज के ऊपर गुजर बसर करता है जी। हालांकि हमारी पीढ़ी के बच्चों को नौकरियां मिल गई हैं, लेकिन नौकरी मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मूल जो आपके पुश्तैनी धंधे रहे हैं और खेती रही है उससे अलग हो जाएं। जी। तो मैं किसी और के आंदोलन में शिरकत नहीं कर रहा हूँ, न पहले कर रहा था जॉब के अंदर रहते हुए। अच्छा, जो आमतौर पे देखा जाता है कि दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक चुपचाप अपना काम करते हैं जी, एक जिनको हम लाल झंडे वाले कहते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो कभी सस्पेंड भी नहीं होते। जी जी। तो क्या आप उस कैटेगरी में तो नहीं थे कि आपके आंदोलनों में भाग लेने की शुरुआत से ही रुचि रही हो? देखिए, ये आप कह सकते हैं क्योंकि मैं कॉलेज टाइम पे भी यूनियनों में रहा हूँ, अपने यहाँ आने के बाद लेक्चरर एसोसिएशन का प्रधान भी रहा हूँ। जी जी। तो मतलब आदत है आंदोलनों की। बिल्कुल। जब गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मन करता है और ये लगता है कि अगर हम अपनी आवाज़ ही गलत के खिलाफ नहीं उठा सकते तो ना नौकरी में रहने का कोई औचित्य बचता है और ना ही इस लोकतंत्र को लोकतंत्र कहने का कोई औचित्य बचता है। अच्छा, आप में तो जैसे आपने तो सर्विस रूल भी पढ़े होंगे क्योंकि आप अपने कर्मचारियों को भी उन चीज़ों की जानकारी देते हैं। क्या आपका जो निलंबन है वो कानूनन सही है? बिल्कुल सही नहीं है, संवैधानिक रूप से ही गलत है, मूलतः गलत है। देखिए, आप संविधान की धारा 20 जो कि भाग 3 संविधान का है, उसके अंदर मौलिक अधिकारों की बात की है। 19 में स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसके अंदर तीनों तरह की स्वतंत्रता की बात करते हैं। राइट टू स्पीक है, आपका अभिव्यक्ति का आज़ादी है आपको, और आपको शांतिपूर्वक जो है विरोध करने की आज़ादी है। इन तीनों को मिला के देखें तो कोई भी आंदोलन चल रहा हो, छोड़ के किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के, आप इवन अब जो संशोधन हुए हैं उसमें तो ये भी लिखा है कि आप पार्टीजन पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। आप किसी को किसी नामित जो उम्मीदवार है उसकी कैंपेन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि यदि विभाग के नियम उसके खिलाफ भी हैं, हरियाणा सिविल सर्विस के रूल 5 जिसका मुझे हवाला दिया गया कि उसके तहत आपको, उसमें आता है कि सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है। मैं सरकार से और कानूनविदों से एक सवाल उठाना चाहता हूं कि जब संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध यदि किसी भी राज्य के, किसी निकाय के, किसी ऑटोनोमस बॉडी के अगर कोई भी सर्विस रूल्स या बायलॉज जो है उसके विरुद्ध हैं तो दे विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड एब इनिशियो, जैसे कि वो कभी बने ही नहीं, तो दे कैन नॉट टेक इफेक्ट। तो हम संविधान में जो अधिकार पाते हैं उसके खिलाफ चाहे हो इनके और ये कह दे कि हमारे तो बायलॉज में लिखा है, तो वो गलत है और गैर संवैधानिक। तो आपके डिपार्टमेंट ने आपको सस्पेंड करने का आधार क्या बनाया? उनका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, विभाग ने किसने जानकारियां दी आपको कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है? जी, मैं कार्यालय से एक हफ्ते की छुट्टी पे था और आंदोलन में जाने के लिए आपने छुट्टी ली थी? बाकायदा छुट्टी ली और स्टेशन लीव ली। देखिए, मैं आपको और दर्शकों को बता दूं कि मैंने कानून की पढ़ाई पढ़ी है जी। और MDU को मैंने लॉ में टॉप किया था जी। मैं इतने आधारभूत कानून जानता था। और दूसरा ये कि जब से आंदोलन शुरू हुआ था, फेसबुक के ऊपर ट्रोलिंग चल रही थी, मारने की धमकियां आ रही थी, सस्पेंड कराने की। अच्छा, ऐसा भी आ रहा था? जी, प्रेशर था आपके ऊपर? बहुत ज़्यादा था। और उस टाइम पे जब हम ये जानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है और फिर भी हम बोलते हैं, तो हम ये, इसका मतलब ये निकलता है कि हम ये जानते हैं कि कानून जो है हमें क्या ठीक करना चाहिए। आपको आभास था कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है? मुझे
एहसास था पहले से ही, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि धमकियां किस तरह की आ रही थी आपके पास? आप अपना ये फेसबुक पोस्ट हटा दीजिए, आप सरकार के खिलाफ बोल क्या रहे थानों हैं। से इस तरह के फोन आपके पास आए हैं जी, या जी, डिपार्टमेंट से आए हैं? नहीं, अलग अलग जगह से आ रहे थे, जो इनकी खासकर आईटी सेल की बात की जाती है, इस तरह के लोगों से जिनकी आज आईडी है, कल आप सर्च करेंगे तो आईडी भी नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एहसास इस चीज़ का था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भरोसा था कि हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं और कानून के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बाकायदा स्टेशन लीव सैंक्शन करा के, बाकायदा अपनी सीएल कटवा के, और तब मैं यहाँ पे आया था। और मेरा कसूर क्या था, मैंने किया क्या? हम अगर किसी आंदोलन को अपने आसपास घटते देखते हैं तो ये मन में आता है कि इसमें जो लोग शामिल हैं इनकी वेदना क्या है। मैंने फेसबुक पे उसको लाइव चलाया, कोई बूढ़ा है, कोई अपंग है, कोई लाचार है, रेडी वाले हैं। मैंने करीब 10 ऐसे सेशन किए थे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा और ना मैंने उनको डिलीट किया है। उसके बाद संकलन के तौर पे मैंने एक फेसबुक लाइव 27 तारीख को किया और अपने विचार रखे। इसके बाद विभाग के उससे 28 तारीख को 7:30 बजे मेरे घर पे अंधेरे में 2 कर्मचारी आते हैं और मुझे वो पत्र देते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या है। कहते हैं सर हमें तो ये भी नहीं पता क्या है, हमें आदेश हुए कि दे के आइए। तो उसके अंदर जो लिखा था, ना कोई अपराध था ना कोई स्पष्टीकरण। आपको ये भी बताता चलूँ कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, और खासकर जब वो राजपत्रित अधिकारी होता है, तो उसके लिए पहले शोकाज नोटिस सर्व करना होता है कि हमें आपके कंडक्ट में ये खामी दिखती है और आप इसका स्पष्टीकरण दें कि क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी या विभागीय कार्रवाई की जाए। इस तरह की कोई चीज नहीं की गई जिसका संविधान में जिक्र है कि आपसे जवाब ही नहीं मांगा गया पहले। और आज तक मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आज तक मुझे मेरा कसूर बताया नहीं गया। मैं अपने सूत्रों से जान पाया। कसूर तो डॉक्टर साहब आपको पता ही है अपना। मुझे पता है, लेकिन मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया कि केंद्र सरकार ने कोई सीडी बना के भेजी है जिसमें मेरे फेसबुक के जो है जो लाइव सेशंस हैं वो उसके अंदर है, और सरकार पे भारी दबाव था कि इसको तुरंत प्रभाव से इस आदमी को काबू करो। तो काबू करने का ये तरीका सरकार ने तो फिर आप तो उसके बाद तो आप तो बेकाबू हो गए हैं। हाँ, देखिए आप इसको बेकाबू कह सकते हैं, लेकिन मैं तो दूसरी तरफ सरकार को अब तो जिन्होंने सस्पेंड किया है वो तो सोच रहे होंगे यार ये तो गलती होगी, इस आदमी को तो नौकरी पे ठीक थे। डेफिनेटली कम से कम वो आपको छुट्टी देने से मना तो कर ही सकते थे। बिल्कुल। देखिए उन्होंने और क्या किया है, मैं एट्रोसिटी बता रहा हूँ। डबल पनिशमेंट कैसे होता है। आप एक जगह कार्यालय में हैं, यहाँ से आपको निलंबित तो किया जाता है, लेकिन यहाँ से 268 किलोमीटर दूर आपको रोज हाजिरी देनी पड़ेगी। जबकि संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि निलंबित अधिकारी को, क्योंकि उसकी सेवाएं निलंबित हैं, सेवाएं निलंबित है तो आपको सेवाएं लेनी ही नहीं है। आप उसको सिर्फ सब्सिडेंस अलाउंस देते हैं ताकि वो जिंदा रहने लायक। तो अभी क्या किया हुआ आपने कि अब छुट्टी, वहाँ से छुट्टी ही चल रहे हैं अभी? देखिए मैं लॉ अबाइडिंग नागरिक हूँ। मैंने उनके इस आदेश को भी माना और मैंने सिरसा जाके ज्वाइन किया। सिरसा बदली कर दी? जी, वहाँ से सिरसा, जो कि मेरे नेटिव प्लेस के नज़दीक है ना मेरे वर्क प्लेस के नज़दीक है। मैंने वहाँ ज्वाइनिंग दी और वहाँ से मैंने बाकायदा अब भी स्टेशन लीव रखी है। स्टेशन लीव ली है क्योंकि मुझे अपने निलंबन के विरुद्ध जो है कानूनी सलाह लेनी है। मुझे हाई कोर्ट में चक्कर काटने हैं, मुझे यहाँ पे लोगों से सलाह लेनी है। तो मैं वहाँ से अब भी पर डॉक्टर साहब आपकी सक्रियताएं देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल तो आप किसान जो आंदोलन है जी, आप उस निलंबन को भूल के किसान आंदोलन में जुटे हुए हैं। मैं धर्मेंद्र जी एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि ये इट्स नॉट अबाउट पीजेंट, किसान के बारे में नहीं है, या किसी कर्मचारी या किसी मजदूर के निलंबन के बारे में, किसी के बारे में नहीं है। ये लड़ाई जो हमारी है, खासकर मेरी जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाए रखने की लड़ाई है, जहां पे संविधान की धज्जियां उड़ा के कर्मचारी को, व्यापारी को, किसान को, तमाम तरह के कानून जो है उनके विरुद्ध बनाए जाते हैं, उनको शामिल उसके अंदर नहीं किया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि आप भारत के इतिहास में देखते हैं, चाहे वो कुका विद्रोह से अब तक के, मोपाल विद्रोह है, आपका तयभागा विद्रोह है, आप जितने किसान आंदोलन देखेंगे उनके अंदर अब तक का ये सबसे सुव्यवस्थित और संगठित किसान आंदोलन है। और नफरी में भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर व्यक्ति हैं। ऐसी जगह पे भी अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार ये कहती है, मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप सस्पेंड हो गए। मैं कहता हूँ इट्स नॉट मी हु इज सस्पेंडेड, रादर इट इज द डेमोक्रेसी विच इज बीइंग सस्पेंडेड। और अगर टर्मिनेशन होगा तो इस देश के अंदर लोकतंत्र बर्खास्त होगा, न कि कोई व्यक्ति, न अजय बलहारा।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप जैसे लोग जो आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, इस तरह की पीड़ाएं भोगते हैं, ये जो कर्मचारी हैं, बहुत बड़ा वर्ग है कर्मचारियों का, ज़्यादातर कर्मचारी फिर भी चुप रहते हैं, बिल्कुल। क्या कारण है इसके? देखिए, एक तो यही कारण है कि अगर विभाग में कोई पॉपुलर आदमी है, मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे भारत के अंदर मैंने 5.5 लाख लोगों को आज तक ट्रेनिंग दी है जी। ये मेरे ख्याल में भारत मैंने में खुद किसी भी के पास मतलब नहीं आपके होगा। बारे में सुना है कि आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। तो ऐसे आदमी को इसलिए पकड़ते हैं ताकि उसका डिटरेंट इफेक्ट हो, जो ऑलरेडी जो कमज़ोर लोग हैं, जो अपने घरों में रहना चाहते हैं, उनको ये लगे कि भाई हो डॉक्टर साहब को कर दिया तो हमारा क्या होगा। लेकिन मैं अब ये आपको नहीं लगता कि अंग्रेजों के राज में इस तरह की व्यवस्था? डेफिनेटली हर वर्ग की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जबकि लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि नीतियां बनने के अंदर भागीदारी सुनिश्चित हो, और उसके बाद यदि वो गलत लगती हैं, मैं ये कहना चाहता हूं धर्मेंद्र जी बड़ी जिम्मेदारी से कि मान लीजिए कानून बहुत अच्छे हैं जैसा कि सरकार कह रही है, लेकिन एक बड़े वर्ग को जब एप्रीहेंशन होती है कि ये हमारे खिलाफ हैं, तो उनकी बात को सुनना तो सरकार के लिए जरूरी है ना। लोकतंत्र काहे का है अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अब मैंने ये प्रण दिया है, जिस सवाल को आपने बहुत वाजिब सवाल को उठाया कि कर्मचारी आवाज नहीं उठा रहा है, मैं आपको मोटी मोटी अगर संख्या दूं तो पूरे देश के अंदर करीब 37 करोड़ लोग कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। तो 37 करोड़ जबानों पे तो सीधे ताले लग जाने चाहिए। इस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि न सर्विस रूल के अंदर न संविधान के अंदर इस तरह की कोई धाराएं नहीं हैं जो आपको एक गैर राजनीतिक आंदोलन, बल्कि राजनीतिक में भी है लेकिन ये तो पूरी तरह गैर राजनीतिक आंदोलन है, उसके खिलाफ अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी नहीं मिलती हो। अब मैंने मिशन बनाया है उसी दिन से मुझे बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा कि इस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती हैं, तो हमें अपने कर्मचारी साथियों को मजबूत करना होगा, उनका भय निकालना होगा। और मैं ये भी कहता हूं कि ये जो फिलहाल वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसमें हेड काउंट की कमी नहीं रह गई है, लेकिन वैचारिक क्रांति की कमी है। जिन किसानों के परिवारों से हम आते हैं, उनकी मेहनत से आज हम अगर लाख सवा लाख की एक रेपुटेड नौकरी के ऊपर बैठे हैं तो केवल उनकी मेहनत की वजह से। और आज अगर हम उनकी आवाज़ नहीं बनते हैं तो हमें आने वाला जो वक्त है, भविष्य है, जब आज का समय इतिहास में होगा तो हमसे ये पूछा जाएगा कि जब लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा था तो शिक्षक होने के नाते और कर्मचारी होने के नाते आपकी आवाज़। चलो डॉक्टर साहब, आप फर्ज निभा रहे हैं जी, तो मैं आपसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नौकरी है, काफ़ी लोगों को वाइट कलर जॉब पसंद होती हैं, आपने 5.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है। अब किसान आंदोलन में आपकी जो नौकरी है ये तो अब डामाडोल स्थिति में ही है, कोर्ट से कब जस्टिस मिलेगा और भारत की कोर्टों से कब मिलता है ये तो हम सबको ही पता है जी। तो इसमें क्या आपका नौकरी से अभी भी मोह है या मोह भंग हो चुका है? ये पूरी तरह मोह भंग हो चुका है और मैं ये घोषणा कर रहा हूं लगभग कि एक बार कानून की लड़ाई लड़के नौकरी में वापस आके जस्टिस लेके और उसके बाद इस नौकरी को वो VRS की फॉर्म में हो, रेजिग्नेशन की फॉर्म में हो, अब ऐसी नौकरी का हिस्सा नहीं बनेंगे और बाकी ताउम्र जो है लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ेंगे। आपको शुभकामनाएं डॉक्टर साहब। ये हैं डॉक्टर अजय भल्लारा जी। इनका निलंबन क्यों हुआ, अब ये क्या सोच रहे हैं, इनका कसूर क्या था, ये आप सबने सुना है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें और डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल भी ज़रूर पूछें। और ख़ासकर सरकारी कर्मचारी जिनको मैं एक निरीह प्राणी कहता हूँ सरकार के, वो बोलना सीखें। ये डॉक्टर अजय भल्लारा इसके उदाहरण हैं। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने। सभी दर्शकों को नमस्कार। धर्मेंद्र जी नमस्कार।